नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं इंश्योरेंस के मार्केट पर और आइए देखते हैं क्या खास रहने वाला है। इनिशियली आज कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे मोटर इंश्योरेंस संबंधित कुछ क्वेरीज हैं, उसका हम जायजा लेंगे सेगमेंट 1 में। फिर और भी तमाम प्रश्न हैं जिनको हम कार्यक्रम में इंक्लूड करेंगे। तो इनिशियली नो क्लेम बोनस संबंधित कुछ इश्यूज हैं, इसका जायजा लिया जाएगा। वहीं क्लेम का प्रोसेस से संबंधित जो सारे इश्यूज रहते हैं इसको हम टच करेंगे। और पॉलिसी लैप्स हो गई किसी रीजन से, तो इससे संबंधित भी एक क्वेरी है, उसको भी हम चेक करेंगे क्योंकि बेहद जरूरी है कि पॉलिसी ऑन रहे, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम्स उसमें रह सकती हैं मोटर इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली। तो इस तरह से आज हम सवालों को शामिल करने वाले हैं और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो हमारे साथ रहेंगे हर्ष रुंगटा साहब, जो कि CEO हैं अपना पैसा के। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका रुंगटा साहब कार्यक्रम में। और बताना चाहेंगे जहन में अगर आपके कोई प्रश्न है, बीमा संबंधित प्रश्न कुछ भी आप पूछना चाहें, लाइफ इंश्योरेंस मार्केट पर हो या जनरल इंश्योरेंस, तो आप अपने प्रश्न हम तक भेजने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें इंश्योरेंस, भेज देने के बाद अपना प्रश्न, अपना नाम और जहां से पूछ रहे हैं हमें डिटेल्स 57575 पर SMS कर दे। प्रश्नों का हम इंतजार करेंगे। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले दर्शक जिनका हम सवाल ले रहे हैं SMS के जरिए है, प्रश्न कनिष्क जायसवाल का है। आइए देखते हैं सवाल क्या है स्क्रीन पर, अगर हम इसको चेक कर सकें। इनका एग्जैक्टली जो प्रश्न है वो कार इंश्योरेंस की क्लेम से संबंधित है। साल दर साल कार की जिस तरह से वैल्यू की डिप्रिसिएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं और किस तरह से ये पूरा कैलकुलेट होता है, इससे संबंधित इनकी क्वेरी है। अगर हम इस तरह इस जो इनकी क्वेरी स्पेसिफिकली आई है, इसकी एक्सेसरीज भी, प्लास्टिक मटेरियल, ओवरऑल जिस तरह से जानना चाह रहे हैं जब क्लेम्स होते हैं तो किस तरह से वर्क करता है। डॉक्टर साहब, जनरली अगर हम देखें जिस तरह से एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है मोटर इंश्योरेंस का, और फिर ऑब्वियसली जब गाड़ी चलेगी तो डेप्रिशिएट भी होगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर इंश्योरेंस जो कैलकुलेट पूरी की जाती है उसकी एक टेबल रहती है और इनफैक्ट फिर उसके अंदर क्लेम्स जैसे कह रहे हैं उसकी सूरत में डिपेंड करता है क्या है, प्लास्टिक के अलग रहेंगे, बाकी मेटल का अलग रहता है, उसमें कितने जिस तरह से इंडिविजुअल की भी हिस्सेदारी रहती है। कैसे आप इनको समझाना चाहेंगे जो पूरा प्रोसेस वर्क करता है? बेसिकली एक अमाउंट रुंगटा साहब से अभी संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको बता दें जिस तरह से एनुअली वर्क करता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो मोटर इंश्योरेंस का रहता है, और इसमें गाड़ी की एक वैल्यू रहती है इनिशियली जिस तरह से जब आप गाड़ी लेते हैं और उसके बाद वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट आपको उसको रिन्यूअल हर साल करवाना पड़ता है। और ये बेहद जरूरी है कि आप उस जो भी एनुअल आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लास्ट डेट से पहले आप उसको रिन्यू करवा लें, क्योंकि अगर एक बार ये लैप्स हो जाती है तो फिर इसकी जिस प्रकार से इंस्पेक्शन सब चीजें की जाती हैं उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। लेकिन इसका एक जो पूरा प्रोसेस रहता है क्लेम का, ये रुंगटा साहब के पास हम एक बार फिर चलते हैं। रुंगटा साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे ये जो पूरा अगर जरूरत पड़े किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम हो क्लेम के लिए तो उसमें कंपनी को आप सूचित करें, सवेर आता है, सारी चीजें रहती हैं वर्कशॉप में, फिर उसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है बता सके। रुंगटा साहब से लग रहा है संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, कुछ देर में चलेंगे। लेकिन इस तरह से ये जो डिप्रिसिएशन का है हम आपको बताना चाहेंगे, ये इनिशियली 6 मंथ से लेकर अगर हम ये ओवर द इयर्स 5 इयर्स तक का आपको हम टेबल दिखाते हैं, अगर मूव कर सके आगे, इस तरह से डिप्रिशिएट करते हुए ये गाड़ी की जो आपकी वैल्यू लगाई जाती है और उसके आधार पर फिर बीमा कैलकुलेट होता हुआ इसका प्रोसेस आगे वर्क करता है। उसमें आपकी भी हिस्सेदारी उस प्रकार से रहती है क्योंकि फाइल जब ओपन होती है फाइल ओपनिंग चार्जेस रहते हैं, प्लास्टिक पार्ट्स जैसे बम्पर्स वगैरह हैं उसमें ऑलमोस्ट परसेंटेज आपको भी देना पड़ता है, 50% तक राउंड अबाउट उसमें हिस्सेदारी रहती है। रुंगटा साहब बता सके ये जिस तरह से ये क्लेम प्रोसेस वर्क करता है उसमें आप किस तरह से इनको आगे गाइड करना चाहेंगे? तो बेसिकली जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जिसे कहते हैं वो पॉलिसी की अमाउंट होती है। अगर गाड़ी चोरी हो जाती है और फिर नहीं मिलती, या जिसको टोटल लॉस कहते हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है कि उसमें से कुछ खास नहीं बचता, तो ये जो एक इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है ये पेमेंट की जाती है। तो बेसिकली ये आपकी जो शोरूम प्राइस है उससे डेप्रिसिएशन लिया जाता है ईयर ऑन ईयर। तो जैसे इवन ब्रांड न्यू गाड़ी पे भी 5% डिप्रिसिएशन मान के चलते हैं जी। फिर उसका 15 होता है, साल 20 होता है, 30, 40 और फिर 50 होता है। और 5 साल से बड़ी ज़्यादा गाड़ियों का ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी और जो बीमा धारक है उसके बीच में नेगोशिएशन से IDV निकाली जाती है जी। तो बेसिकली क्लेम आपको IDV से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए पॉलिसी भी IDV से ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए।
हाँ, स्पेशल राइडर्स अगर आप लें उस पे एडिशनल प्रीमियम लगता है, उस पे ये जो डिप्रिसिएशन निकल गया है उसको आप रिकूप कर सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देकर। तो ये सब कंपनीज ये राइडर्स नहीं देती हैं, कोई कोई कंपनीज ही इस राइडर्स को देती हैं। उन राइडर्स को अगर आप लेंगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू भी मिल सकती है। जी, और ये भी हम आपको बता दें, कुछ साल पहले ये मोटर इंश्योरेंस का जो मार्केट है वो डी टैरिफ हो चुका है, तो इसमें कंपनीज अपने हिसाब से जिस प्रकार से सारा तय करती हैं, तो इसके अंदर तमाम इश्यूज रहते हैं। इसमें ओडी भी जिस तरह से रहता है, थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी तो मैंडेटरी है और जिसको जिस प्रकार से IRDAI गवर्न करता है, और ओडी की जहां तक बात है, ओन डैमेज, उसमें अलग अलग रेट्स इस प्रकार से ऑफर होते हैं। तो एक ये बड़ा बाजार है, तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न जो है वो रांची से है। ये नो क्लेम बोनस संबंधित सवाल है, प्रश्न अमर सिन्हा जी का है। जी बताइए, आपका स्वागत है, प्रश्न बताएं। संपर्क लग रहा है, इनसे टूट गया है, लेकिन कांटेक्ट स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल प्रश्न आइए स्क्रीन पर लेते हैं। एनसीबी से संबंधित इनकी क्वेरी है। इन्होंने बताया 28 जुलाई 2009 में इन्होंने कार ली थी। अब इनफैक्ट जिस तरह से फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिन्यू हुआ, फिर जब सेकंड रिन्यूअल अब एकदम जिस तरह से नजदीक है, लेकिन इन्होंने उससे पहले कुछ दिन पहले उसको रिन्यू किया, और इनफैक्ट क्योंकि इन्होंने क्लेम नहीं लिया था तो नो क्लेम बोनस जो रहता है उसका उस प्रकार से इनको बेनिफिट मिला है। लेकिन वो जो डेट थी जब ये पॉलिसी इनफैक्ट एक्सपायर होनी थी, उससे पहले इन्होंने हालांकि उसका रिन्यूअल तो करवा लिया, लेकिन एक क्लेम लेना पड़ गया है। तो उस सूरत में भी जान रहे हैं कि एनसीबी का क्या होगा। इनफैक्ट तो रुंगटा साहब, ये अगर क्लेम ले चुके हैं और अभी वो एक्सपायर भी उस तरह से नहीं हुआ है, तो फिर एनसीबी का बेनिफिट जो मिल चुका है वो तो अब उसका एडवांटेज इनको नहीं मिलेगा। खैर, दो देखना पड़ेगा इसमें। प्रिज्यूमेबली इनके पास जो पहले की पॉलिसी थी, अगर उसी कंपनी से रिन्यू कराया है तब तो क्लियर ही है कि नो क्लेम बोनस तो खैर गलती से दिया गया है, क्योंकि क्लेम एक्सपायरी के पहले इनका क्लेम अक्रू हो चुका था। तो क्लियरली नो क्लेम बोनस तो इनको नहीं मिलना चाहिए था, या नो क्लेम बोनस एडजस्ट होना चाहिए था। एक चीज इनको मेरे ख्याल से देखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, 22 जुलाई 2011 की बात कर रहे हैं, 3 दिन या 4 दिन पहले की। तो अगर क्लेम छोटा सा है और उसके सामने नो क्लेम बोनस रीजनेबल साइज का है, तो अगर छोटा सा क्लेम है तो शायद न भी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे और भी ज्यादा डिस्काउंट्स इनको मिलेंगे नो क्लेम के। लेकिन अगर बड़ा है तब तो इनको क्लेम करना पड़ेगा। और अगर सेम कंपनी है तो वो ऑब्वियसली क्लेम अमाउंट के सामने इनका जो नो क्लेम बोनस गलती से दे दिया था रिन्यूअल के समय, वो एडजस्ट हो जाएगा। इवन अगर नई कंपनी में गए हैं और वहां पे इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि मुझे इतना नो क्लेम बोनस मिलेगा, अब वो क्लियरली जब क्लेम के समय वो पुरानी कंपनी से चेक करेंगी तो उनको पता चल जाएगा कि क्लेम हुआ है। तो क्लियरली नो क्लेम बोनस तो इनका एडजस्ट होगा ही अगेंस्ट एनी क्लेम अमाउंट जो उनको मिलेगा। एब्सोल्युटली, तो इस तरह से ये एनसीबी का एडवांटेज रहता है। ये क्योंकि आप अच्छी ड्राइविंग करते हैं तो उसके लिए उस प्रकार से दिया जाता है। और इनफैक्ट एनसीबी में जिस तरह से वो साल दर साल इंक्रीज भी होता है अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं। तो जैसे रुंगटा साहब ने कहा, अगर बड़ा क्लेम उस प्रकार से नहीं है तो फिर आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, एनसीबी का बेनिफिट ले सकते हैं। और एनसीबी फिर आप उसको जिस तरह से अगर आप आगे चलते हुए कोई एक नया व्हीकल भी लेते हैं तो उस पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी विकल्प रहता है। प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं, जो कि मोटर इंश्योरेंस संबंधित एक और क्वेरी जो आई हुई है, पुणे से है, आनंद पाटिल साहब की है। आनंद साहब बताइए सवाल। जी, मैंने ये अपना कार इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के लिए चेक दिया था एजेंट को, और वो 2 महीने समहाउ इट बाउंस, और मुझे ये पता नहीं लगा। 2 महीने बाद मुझे पता लगता है कि मेरा पॉलिसी भी लैप्स स्टेट में है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? कवर नोट पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आगे क्या होना चाहिए इसमें? ये इनफैक्ट अगर आप 2 महीने कह रहे हैं तो इसमें तो काफी समय बीत चुका है। ये जब चेक बाउंस हुआ और आपने जैसे बता रहे हैं आपने चेक दिया था इसके रिन्यूअल के लिए, तो आपने चेक नहीं किया कि अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हैं, जो भी रीजंस रहे हैं जिस वजह से हुआ, ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? जी, वो दैट टाइम वो सफिशिएंट फंड नहीं होगा, दैट इज प्रॉब्लम विथ माय साइड। लेकिन वो एजेंट ने भी इन्फॉर्म नहीं किया, एंड मुझे कंपनी की तरफ से भी कोई इन्फॉर्म नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं कोई। आपको राय दिलवाते हैं, अब आप इसका रिन्यूअल जल्द से जल्द करवाएं। और इनफैक्ट जब तक रुंगटा साहब रिन्यूअल ना हो, इनफैक्ट कार भी रोड पे नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इश्यूज काफी रह सकते हैं। आप ये बताइए, इन्होंने जैसे स्पेसिफिकली कहा कि इन्होंने चेक दिया, अब इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखे उसमें सफिशिएंट फंड्स रहे, जैसे कह रहे नहीं थे, और कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूचित करें कि भाई आपकी पॉलिसी जो है रिन्यू नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर जिस तरह से प्रॉब्लम हो जाए तो काफी एक इंडिविजुअल इसमें फंस सकता है। सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिए वो प्लीज गाड़ी भी बाहर नहीं निकालें
पब्लिक रोड पे गाड़ी अगर आप निकालेंगे बिना वैलिड इंश्योरेंस के तो वो वायलेशन है मोटर व्हीकल्स एक्ट का। तो सबसे पहले अपनी पॉलिसी लें और कुछ भी करने से पहले और इस बार इंश्योर करें कि आपका चेक क्लियर हो। और चूंकि 2 महीने से आपकी पॉलिसी लैप्स स्टेट में है तो ऑब्वियसली आपको एक एडिशनल चार्ज लगेगा जो अगर आप सही समय पे इसको रिन्यू कराते तो नहीं लगता। और इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है कि आपकी व्हीकल की इंस्पेक्शन करे, डिपेंड करता है कितनी पुरानी है। और लैप्स आपने कहा 2 महीना पुराना है तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी कार की इंस्पेक्शन करना चाहे पॉलिसी इशू करने से पहले। लेकिन आप जब तक इंश्योरेंस कवर नोट आपको नहीं मिले तब तक आप प्लीज गाड़ी रोड पे नहीं निकालिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रीमियम का जो चेक है उसको पास कराना ये कस्टमर की जिम्मेदारी है। इंश्योरेंस कंपनी को ठीक है बताना चाहिए था, लेकिन ये उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉलिसी ले बाय पेइंग एन प्रॉपर प्रीमियम, ऐसा चेक दे जो कि पास हो, जिसका भुगतान हो। तो इस पे इंश्योरेंस कंपनी पे कोई भी ब्लेम शिफ्ट करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। नॉर्मली कंपनीज करती हैं इन्फॉर्म, कोई कंपनीज नहीं भी करती है, कभी मिस भी हो गया हो जी। लेकिन जैसे मैंने कहा बेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की है और इसमें तुरंत से तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और नया कवर नोट मिलने से पहले प्लीज गाड़ी को रोड पर ना निकालें। जी, ये तो जिस प्रकार से अनफॉर्चुनेट है आपकी वो पॉलिसी लैप्स हो गई, लेकिन एक प्रकार से ये भी देखें ये 2 महीने से आप विदाउट इंश्योरेंस कार रन कर रहे हैं, प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो अभी तो आप इसको एकदम रिन्यू किए बिना इस गाड़ी को आप रोड पे बिल्कुल मत लाइएगा, वो बहुत रिस्की रह सकता है। अगला प्रश्न आइए हम लेते हैं जो कि महाराष्ट्र से है। डॉक्टर सतीश चौहान का ये सवाल है। डॉक्टर चौहान, गुड इवनिंग, बताइए आप सवाल बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर। यस सर, बताइए। मैं डॉक्टर सतीश चौहान बोल रहा हूँ नांदेड़ से। जी जी, मुझे मेरा फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है। ओके, फैमिली के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, आप बताएंगे आप डॉक्टर साहब किस फील्ड में एग्जैक्टली आपकी स्पेशलाइजेशन है, क्या आप एग्जैक्टली किस फील्ड में आप हैं? जी, मैं वेटरनरी साइंस में डॉक्टर हूँ। ओके, आप जो ये फैमिली के लिए सोच रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस, कितने फैमिली में मेंबर्स हैं आपके कुल? जी, मैं खुद हूँ, मेरी वाइफ है 27 ईयर्स की। राइट सर। और मेरी एक लड़की है 7 ईयर्स की। जी। और मेरा एक लड़का है 5 ईयर्स का। अच्छा, आपने खुद क्या कुछ ऑप्शंस अभी चेक किए हैं या अभी कुछ भी किसी प्रकार से कोई आपने विकल्प नहीं देखा है? जी, अभी कुछ विकल्प देखा नहीं हूँ मैं। आपको आइए राय दिलवाते हैं। इसमें तमाम फैक्टर्स रहते हैं जिनको आप देखें। जिस तरह से आपने पूछा ज्यादा से ज्यादा बीमारियां कवर हों, कवरेजेस हैं, कवरेजेस के अलावा प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से चली आती हैं उनकी बात हो, या इनफैक्ट ये हॉस्पिटल का नेटवर्क हो, या डॉक्टर साहब कोपे को भी कहा जाता है, उसको भी देखें। आप कैसे इनको समझाना चाहेंगे? ये जो लंबी चौड़ी पैरामीटर्स रहते हैं जिनको देखते हुए इंडिविजुअल आगे बढ़े और विकल्प बहुत सारे हैं, तो आप इनके सामने बता सकें कैसे बढ़े ये अपनी फैमिली को इंश्योर करवाते समय। तो डॉक्टर साहब, चूंकि आप पहली बार ले रहे हैं पॉलिसी, एक चीज आप समझ लें कि ये पॉलिसी नॉर्मली कवर क्या करती है। नॉर्मली ये जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट्स हैं वही कवर करती हैं। आउटसाइड हॉस्पिटलाइजेशन जो कॉस्ट्स हैं, अनलेस वो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड हो, यानी कि आपने कोई टेस्ट किया, उसकी डायग्नोसिस के बेसिस पे आप हॉस्पिटल में गए, या हॉस्पिटल से निकलने के बाद कई दवाइयाँ आपको लेनी पड़ी बिकॉज ऑफ द डिजीज इन द हॉस्पिटल, वो उनको छोड़ के हॉस्पिटल के बाहर के कॉस्ट नॉर्मली कवर नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात, हर मेडिक्लेम पॉलिसी में कई सारी चीजें कवर नहीं होती। जैसे अगर कोई जन्म से बीमारी है तो उसका कवरेज आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सेक्सुअली रिलेटेड डिजीज हैं उनके कवर नहीं मिलते हैं। कोई ब्यूटी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं या मोटापे से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट्स हैं उनका डिजीज नहीं मिलेगा आपको। और जैसा आपने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो पहले से है, आपने पॉलिसी ली उसके पहले, उसका भी कवरेज आपको थोड़े समय बाद मिलेगा। पॉलिसी लेते समय एक चीज आप ध्यान में रखिए कि सारे के सारे फैक्ट्स आप डिस्क्लोज करिए फुल्ली। इवन उसकी वजह से अगर आपको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़े तो भी आप डिस्क्लोज करिए, वरना क्लेम के समय आपको तकलीफ आ सकती है। क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरे ख्याल से अमाउंट कितनी कवर करनी है, कोपे जो होता है, यानी कि अगर 100 रुपए का एलिजिबल एक्सपेंडिचर है, कई पॉलिसीज में ऐसा प्रोविजन होता है कि उसमें से X% लेटर से 20% आपको देना पड़ेगा और कंपनी सिर्फ 80% देगी।
उसको कोपे कहते हैं। कई पॉलिसीज में होता है, कई में नहीं होता है जी। सब लिमिट्स होती हैं। कई पॉलिसीज में ऐसा होता है कि जो रूम का भाड़ा है वो सम अश्योर्ड का से 1% तक अलाउड है, यानी अगर 3 लाख की पॉलिसी ली तो रूम का भाड़ा आपको 3,000 रुपए तक का ही मिलेगा। जी रुंगटा साहब, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको देखनी चाहिए। कब तक ये पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं आप, क्योंकि कई पॉलिसीज में 70 के बाद आप रिन्यू नहीं कर सकते, कई पॉलिसीज आपको आजीवन उसका रिन्यूअल अलाउ करती है। और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले भी कई बार इस प्रोग्राम में कहा है कि हम रिकमेंड करते हैं इंडिविजुअली आप हर सदस्य के लिए सेपरेट पॉलिसीज लें। थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है उसमें, लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बहुत बढ़ जाती है, न कि आप एक फैमिली फ्लोटर ले। जी। आपके लिए ये 3 या 4 ऑप्शंस स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, करीबन 10.5 से लेके 13,000 तक के। दिस इज मेंट, जो आपने एजेस अपने फैमिली के सदस्यों की बताई, और 3 लाख रुपए ईच उनकी पॉलिसीज की ये वैल्यू है। राइट, ऑल द बेस्ट डॉक्टर चौहान साहब। इस तरह से आप आगे बढ़े, बाकी व्यूअर्स के लिए भी ओवरऑल ये बेहद जरूरी है जहां तक मेडिकल इंश्योरेंस की बात है। अगला प्रश्न नवी मुंबई से है, ललित भोसले साहब लाइन पर हैं। ललित साहब बताइए सवाल। हेलो जी बताइए प्लीज। और मुझे 50 लाख का 30 इयर्स के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदना है। जी ठीक है, मेरे पास मैंने काफी ऑप्शन देखे, ICICI इज टेकिंग 6,000 एंड LIC इज चार्जिंग 40,000। तो मेरा क्वेश्चन है डिफरेंस क्यों है प्रीमियम्स में? नहीं, आपको इस पर बताते हैं जी, विच आई शुड प्रेफर। आपको इस पर राय दिलवाते हैं। और इनफैक्ट कुछ आपकी और भी क्वेरी अगर हम आगे देख सकें, ये कुछ आपकी इस तरह की भी क्वेरी थी, कहीं कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट अगर इस प्रकार से हो तो आपने उसका भी मेंशन किया एक्सीडेंट के सिचुएशन में। रुंगटा साहब ये बताइए, जो ये टर्म प्लान का कह रहे हैं उसमें पता नहीं ऑनलाइन विकल्प देख रहे हैं, ऑफलाइन कहीं ऐसे इस प्रकार से कंपेयर तो नहीं कर रहे, क्या इन्होंने एग्जैक्टली देखा है? ऑनलाइन में कहीं जिस प्रकार से चीपर रहता है उसके तमाम इश्यूज साथ में हैं, और जो खर्चे हैं बच जाते हैं, कैसे आप बताना चाहेंगे इनको? और फिर क्लेम की सूरत में जैसे इन्होंने कहा सब कुछ डिस्क्लोज किया जाए तो फिर क्लेम में भी दिक्कत नहीं होती, पर उसकी जरूरत ना पड़े, उम्मीद करें। नहीं, तो ये जो इनकी क्वेरी है कि ऑनलाइन टर्म पॉलिसीज में और ऑफलाइन टर्म पॉलिसीज में इतना कॉस्ट का फर्क क्यों है? करीबन आपको सेम वैल्यू, सेम नंबर ऑफ ईयर, सेम एज पर कम से कम कई बार जो ऑनलाइन पॉलिसीज हैं वो 1/3 प्रीमियम पर आपको मिल जाती हैं, या कम उससे भी कभी कभी कम प्रीमियम पर आपको मिल सकती हैं। तो ये बेसिकली दोनों पॉलिसीज में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जरूर है कि ऑनलाइन पॉलिसीज में जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनको बेहतर रेट्स मिलती हैं, जो स्मोकर्स होते हैं उनको ज़्यादा रेट्स देनी पड़ती हैं। ऑफलाइन पॉलिसीज में ये डिफरेंशिएशन नहीं होता। ऑफ कोर्स राइडर्स बहुत कम मिलते हैं ऑनलाइन पॉलिसीज में, ऑफलाइन पॉलिसीज में राइडर्स आपको मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। बट मेन चीज जैसा आपने कहा, अगर आप पूरा का पूरा डिस्क्लोजर करें तो क्लेम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए, चाहे वो आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हो, आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हो, तो अगर सारा डिस्क्लोज करेंगे तो क्लेम के समय आपकी फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, खुदा न खास्ता अगर क्लेम का चांस आता है तो। जी दूसरा सवाल का एग्जैक्ट इन्होंने जिस तरह से सवाल किया ड्रंकन ड्राइविंग में भी, उसमें भी जिस तरह से क्लेम तो मिलना चाहिए, उसमें उस प्रकार से इश्यूज तो नहीं होने चाहिए। हाँ, खैर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ड्रंकन, अगर मेरे ख्याल से सवाल ये था कि मैं अगर वो खुद ड्रंक को ड्राइव कर रहे हो और एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो क्लेम मिलेगा क्या? तो मेरे ख्याल से वो मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 ईयर सुसाइड को छोड़ के नॉर्मली हमने कोई भी एक्सक्लूजन नहीं देखा है जी। कोई राइडर्स में अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऊपर से लिया हो उसमें ये एक्सक्लूजन हो सकता है, लेकिन बेस पॉलिसी में कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है, चाहे वो आप ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें। टर्म पॉलिसी में कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है इस तरीके का। लेकिन एक काम आप जरूर करिए, अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो जब पॉलिसी का प्रपोजल भरें उसमें सही जगह पर इस फैक्ट को पूरा डिस्क्लोज करिए, वरना न डिस्क्लोज करने के चक्कर में आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। जी तो ड्राइव सेफली एंड टेक केयर ऑल्सो, उस प्रकार से कुछ हो भी ना, हम तो यही उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक रहे। लेकिन कार्यक्रम को इसी नोट पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे। हर्ष रुंगटा साहब शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक्स। शुक्रिया।